हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्यापन में स्वागत है। हम बात कर रहे थे इतिहास के ऊपर। इतिहास में हम लोगों ने अच्छे से प्राचीन इतिहास को कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के ऊपर, यानी मध्यकालीन इतिहास। इससे पहले हम लोगों ने कुषाण वंश के बारे में जिक्र किया था लास्ट क्लास में। जो कुषाण वंश से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। कुषाण वंश में कुजुल कटफिसेस, बिम कटफिसेस, कनिष्क के बारे में बात किए थे। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने और तांबे के सिक्के, है ना। चौथी बौद्ध संगति की जाएगी और शक संवत की स्थापना की जाएगी। तो ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के ऊपर। और गुप्त साम्राज्य में जितने भी शासक हैं, एक एक करके इनके बारे में जिक्र करेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया, कौन सी उपाधियां धारण की, शकों को पराजित किया। इसके अलावा ये आज मेरा गुप्त साम्राज्य का पहला वीडियो होने वाला है, पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था। तो चलते हैं, बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के ऊपर। तो जैसा कि हम बात करते हैं हमेशा मैप के ऊपर, तो पहले हम देख लेते हैं कि भारत साम्राज्य में, जो भारत हमारा है, ये गुप्त साम्राज्य का क्षेत्र कैसा कैसा था। तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये हमारा चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल है। यानी पहले गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त होंगे। 240 ईस्वी में श्रीगुप्त गुप्त वंश की स्थापना करेंगे। इसके बाद घटोत्कच गद्दी पर बैठेंगे और उसके बाद स्वतंत्र रूप से चंद्रगुप्त प्रथम शासन करना स्टार्ट करेंगे मगध साम्राज्य पे। तो सबसे पहले ये चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल है। इसके बाद हमारे आएंगे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का यहाँ पे देख रहे हो, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये शासक जो बीच वाला क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा विस्तार करते हैं समुद्रगुप्त। और ये जो आप ग्रीन वाला एरिया देख रहे हो, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में इसका विस्तार हुआ था। और आपको ये भी पता होगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री की विवाह बकाटक साम्राज्य से किया था। और बकाटक साम्राज्य के करने के कारण इसका साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में भी हो गया था। तो एक एक करके हम बात करेंगे सारे राजाओं के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे श्रीगुप्त के बारे में और उनके पुत्र घटोत्कच के बारे में। दोनों स्वतंत्र शासक नहीं थे, इसलिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। पहला पूछा जाएगा कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो आंसर होगा श्रीगुप्त। और अगर पूछा जाएगा कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आंसर होगा हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। और अगर पूछा जाए गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, तो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में एक एक करके पूछा जाता है। तो ये जितना भी आप देख रहे हो, सीक्वेंस बेसिस पे हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना, लाइक कर देना। बात करते हैं हम श्रीगुप्त के बारे में। तो जैसा हमने आपको बताया कि श्रीगुप्त गद्दी पर बैठेंगे 240 ईस्वी। अब हम एडी में आ चुके हैं, है ना। पहले हम बात कर रहे थे ईस्वी पूर्व के बारे में, यानी बीसी के बारे में पहले बात कर चुके थे। ये हमारा समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे एडी के बारे में, यानी ईस्वी के बारे में। तो श्रीगुप्त 240 ईस्वी में गद्दी पर बैठेंगे और 280 ईस्वी तक, यानी 40 वर्षों तक गद्दी पर रहेंगे। इन्होंने आदि राज की उपाधि धारण की थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो प्रभावती गुप्त है ना, प्रभावती गुप्त का एक ताम्र अभिलेख है। इसमें ये कहना चाह रही है कि श्रीगुप्त जो थे, उन्होंने एक उपाधि धारण की थी आदिराज की। और आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो कि सभी शासक ने कोई ना कोई उपाधि धारण की है या उपाधि प्रदान किया गया है। जैसे सोनिया कहा जाता है बिंबिसार को, जैसे सॉरी कुनिक कहा जाता है अजातशत्रु को, है ना। तो एक एक करके अभी उपाधियों का भंडार लगने वाला है। अभी तो एक एक राजा 4 से 5 उपाधि धारण करेंगे। श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि भी धारण की थी। एक तो आदिराज हो गया, दूसरा महाराजा हो गया। इति सिंह के बारे में आप नाम सुने होंगे। इति सिंह के अनुसार श्रीगुप्त मगध में एक मंदिर बनवाएंगे और इस मंदिर की देखभाल के लिए 14 गांव दान में देंगे। तो अभी तक मगध साम्राज्य में ही हम हैं। इतिहास से हम देखते आ रहे हैं कि मगध पे पहले बृहदत्त वंश शासन किया, फिर मगध वंश के 3 डायनेस्टी हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश ने शासन किया। मौर्य डायनेस्टी ने शासन किया। मौर्य के बाद शुंग, कण्व, सातवाहन वंश ने शासन किया। और इसके बाद आते हैं इंडो यूनानी, भारत में शासन करते हैं। पहला आता है शक, आता है कुषाण आता है, और इसके बाद गुप्त साम्राज्य मगध पे शासन कर रहे हैं। तो मगध साम्राज्य प्राचीन इतिहास से
उपजाऊ की दृष्टि से काफी भरपूर रहा है और ये क्षेत्र काफी अच्छा था, इसीलिए मगध साम्राज्य पे ही विस्तार होता चला गया। तो श्रीगुप्त से दो तीन बातें याद रखना है। पहला, इन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने आदिराज की उपाधि धारण की थी और महाराज की उपाधि धारण की थी। आदिराज की उपाधि की जानकारी प्रभावती गुप्त के अभिलेख से प्राप्त होता है, जबकि इन्होंने खुद से महाराज की उपाधि धारण की थी। एक इति सिंह नामक व्यक्ति हैं जिनका कहना है कि श्रीगुप्त मगध में एक मंदिर बनवाएंगे और उनके रख रखाव के लिए 24 गांव दान में देंगे और इनके मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठते हैं घटोत्कच। ये श्रीगुप्त के पुत्र है और ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। शासक कोई भी हो, डाउनफॉल तो होता ही होता है, ठीक है। ये बातें याद रखनी है, अपने आप को सुप्रीम नहीं समझना है। घटोत्कच गद्दी पर आएंगे तो अपने पिता के जैसे ही ये भी उपाधि धारण करेंगे महाराज का। अभी तक ये उपाधि महाराज का है, आगे जाके उपाधि चेंज हो जाएगा, महाराजा धीराज की उपाधि से नवाजा जाएगा आगे शासकों को। तो ये भी महाराज की उपाधि धारण करते हैं। और प्रभावती गुप्त के एक रिद्धपुर ताम्रलेख है, इसके अनुसार कहा जाता है कि घटोत्कच प्रथम शासक थे गुप्त वंश के। तो कभी कभी अगर एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गया तो ये पूछ सकता है कि किस अभिलेख में ये बात कहा गया है कि घटोत्कच गुप्त वंश का प्रथम शासक था। तो अभिलेख किसका था? प्रभावती गुप्त का। और प्रभावती गुप्त के अभिलेख से ही पता चलता है कि श्रीगुप्त आदिराज की उपाधि धारण किए थे। तो हमारा दो शासक हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट शासक के ऊपर, जो है चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ पे देखना, ये कुछ उपाधियां हैं, नीचे आपको दिख रहा होगा, जैसे में श्रीगुप्त आदिराज और महाराज, घटोत्कच महाराज, महाराजा धीराज, क्रमांक, विक्रमादित्य, महेंद्रदित्य। तो ये सारी उपाधियां एक एक करके आता गया। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य या सार्कोपम की उपाधि धारण की। ये सारे क्वेश्चन एक एक करके पूछे जाते हैं। तो हम बात करने वाले अभी किसके बारे में? तो बात करेंगे हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर जैसे ही बैठेंगे ना, तो गुप्त संवत की स्थापना की जाएगी। इतिहास में हम लोगों ने तीन चीजें देखी अभी लगाकर। एक हम लोगों ने देखा विक्रम संवत, और विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी 57 बीसी में। 57 बीसी में हम लोगों ने ये देखा था कि उज्जैन के एक शासक थे जिन्होंने शकों को पराजित किया, और पराजित करने के उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और साथ ही साथ 57 बीसी में विक्रम संवत चलाया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक शासक आते हैं जिनका नाम होता है कनिष्क, और कनिष्क गद्दी पर बैठते हैं 78 एडी में, और ये भी एक संवत चलाते हैं जिसका नाम होता है शक संवत, है ना। और शक संवत यही वो संवत है जिसका इस्तेमाल भारत सरकार भी करती है, ठीक है। और आज हम देख रहे हैं गुप्त संवत के बारे में। तो गुप्त संवत चलाने का श्रेय जाता है किसे? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। और ये कब स्टार्ट किए थे? तो जब गद्दी पर बैठे थे तभी गुप्त संवत की स्थापना की गई थी। मौर्य संवत भी था। मौर्य जब गद्दी पे बैठेंगे ना तो मौर्य संवत चलाया जाएगा, ठीक है, 322 बीसी में। तो ये सारे संवत एक एक करके याद रखना है। मौर्य के बारे में बात किया जाए तो ये प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक हुआ। श्रीगुप्त व घटोत्कच महाराजा की उपाधि धारण किए थे, और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है कोशिश कीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लेने का। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, जाकर आप उसका ये पीडीएफ सेम चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और भी सारी जानकारियां वहां पे आपको मिल जाएगी एग्जाम से रिलेटेड। बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ये लक्ष्मी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करेंगे। अब ये जो लक्ष्मी की राजकुमारी कुमार देवी है, ये लक्ष्मी है कहाँ? तो लक्ष्मी ये क्षेत्र है ना, वज्जी, वैशाली, यही लक्ष्मी था। और वैशाली और मगध में अतीत से बातें चलती आ रही है ना। सोनिया, ये जो हमारे बिंबिसार थे, वो भी यहाँ से शादी करेंगे। इसके बाद अजात शत्रु जीत कर लक्ष्मी को मगध साम्राज्य में मिला लेगा। अभी हम गुप्ता के बारे में देख रहे हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम भी क्या करते हैं? लक्ष्मी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। गुप्त वंश का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम को ने रजत सिक्के जारी किए थे। रजत यानी चांदी के सिक्के। तो सिक्के से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ बातें की थी कल।
जैसे सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो इसका आंसर आप लोग देना। मैं 3 क्वेश्चन यहाँ आप लोगों से करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के। और तीसरा क्वेश्चन है, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किस के समय में जारी किया गया। ये कल की वीडियो में जब हम कुषाण वंश देख रहे थे तब इसका आंसर मैं आप लोगों को दिया था। तो अगर वो वीडियो देखे होंगे या नहीं भी देखे हैं तो भी आप इसका आंसर दे देना। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो चांदी के सिक्का चलाया जाएगा कहाँ, यहीं पे। जबकि वहां पे हम देखे थे कुषाण वंश में जो कुजुल कड़फिसेस थे वो तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो धैर्य से बने रहना, वीडियो थोड़ा में भी लंबा हो सकता है, शासक ज्यादा है ना, बट मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी खत्म करूं। चंद्रगुप्त प्रथम महान शासक हुआ क्योंकि इसने गुप्त संवत चलाया था। तो हम तो ये ऑलरेडी बात कर चुके थे। गुप्त संवत चलाने का श्रेय किसके जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। अब यहां से 2-4 बातें सीधे सीधे एग्जाम में पूछा गया है। पहले, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। ये गद्दी पर कब बैठे थे, ये पूछा जाएगा। इसके अलावा ये पूछा जाएगा कि इन्होंने उपाधि क्या धारण की थी, इन्होंने विवाह कब किया था, किससे किया था, और साथ ही साथ गुप्त संवत का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था। ये 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे सीधे दिखेंगे। तो यही हमारा है भारत का मैप, और यहाँ पे आप चीजें को याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के ऊपर। समुद्रगुप्त से रिलेटेड हर हाल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और चांसेस यही होता है कि क्वेश्चन यहीं से आए। ये काफी लंबे समय तक गद्दी पर रहे थे। लंबे समय इन द सेंस कि आप देख रहे हो 45 ईयर तक ये गद्दी पर रहे हैं, है ना। और इन 45 सालों में ये ढेर सारा काम करेंगे। तो एक एक करके इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले इनका साम्राज्य का विस्तार देखो कि ये मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में है ना। ये चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में है। जबकि हमारा जब ये गद्दी पर बैठेंगे महाशय तो इनका विस्तार इन सारे क्षेत्रों में हो जाएगा। जब समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठेंगे, इन्हें समरसत कहा जाता था। समरसत मतलब 100 युद्धों का विजेता। ये अपने जीवन में कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारे थे। ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और इनके उत्तराधिकारी भी होते। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति। तो यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि हरिसेन किनके दरबार में रहते थे। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और क्वेश्चन ये भी आता है कि हरिसेन किस क्षेत्र के मंत्री थे। तो हरिसेन जो थे वो शांति और युद्ध के मंत्री थे। तो ये सारा क्वेश्चन जो हाईलाइट किया हुआ है ना, आप लोग ना मेंशन करते चले जाना। अगर बात करें रिद्धपुर अभिलेख के अनुसार ये एक उपाधि धारण किए थे। ये उपाधि था तत्पाद परिगृहत की। हाँ, थोड़ा अटपटा सा है बट याद करना पड़ेगा। समुद्रगुप्त अपनी विजय के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें समरसत कहा जाता है। समरसत मतलब 100 युद्धों का विजेता। इन्हीं के समय में एक व्यक्ति बीडी स्मिथ है। बीडी स्मिथ इन्हें भारत का नेपोलियन की उपाधि देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सब लोग देखे होंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। किसे कहा जाता है, किसने कहा था, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राजाओं में 12 राजाओं को जीता था और आर्यवर्त में 9 राजाओं को जीता था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा में। जितना भी मैं बात आपको हाईलाइट कर लेकर आया हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब आपको ये समस्या नहीं रहेगी कि कौन से वंश में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे वीडियो में आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब कवर करूंगा। और इसी तरीके से मैं की पॉइंट को आपके सामने रखूंगा ताकि आपके एग्जाम में आसानी से चीजें दिख सके कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब हम आगे बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले कहा था कि समुद्रगुप्त थोड़ा सा बड़ा है दूसरे शासकों की अपेक्षा। 45 वर्षों तक राज भी तो किए है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। समुद्रगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो प्राचीन इतिहास से हम लोग देखते आ रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ चलता आ रहा है, जबकि 2 यज्ञ बीच में खत्म हो गया। एक हमारा था राजसूय यज्ञ, है ना। एक हमारा क्या था, राजसूय यज्ञ। ये 1 वर्षों तक चलने वाला युद्ध था, सॉरी यज्ञ था। और एक था हमारा वाजपेयी यज्ञ, है ना।
वाजपेयी यज्ञ जो था ये 3 से 4 दिनों तक चलता था और इसमें शक्ति का प्रदर्शन होता था। इसके तहत राज्य का विस्तार होता था और इसके तहत राजा के सिंहासन पे जो राज्यरोहण होता है ना, वो होता था राजसूय यज्ञ के दौरान। अब राजसूय यज्ञ में जब यज्ञ समाप्त होती थी 1 साल के बाद, तो जो पुरोहित होते थे यज्ञ करवाने वाले, उन्हें 24,000 गायें दी जाती थी दान में। और उस समय गाय जो थी सबसे पवित्र पशु माना, सबसे मूल्यवान पशु माना जाता था। आगे बात करते हैं, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। इनके सिक्कों पर इन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो जब मैं आप देखे होगे मेरा थंबनेल, वहां पे आपको दिख गया होगा कि सिक्के क्वाइन थे, है ना, गोल्ड क्वाइन, सिल्वर क्वाइन, तो इन्हें कविराज की उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त के सिक्के पर बीना बजाते हुए इन्हें दिखाया गया है। अच्छा, कविराज का मतलब होता है कविताओं का रचयिता। ये कविता भी लिखने का काम करते थे। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन समुद्रगुप्त के दरबार में अपना एक दूत भेजते हैं और कहते हैं, अनुमति मांगते हैं गुप्त साम्राज्य, ये जो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन है, ये एक दूत भेजेंगे गया के क्षेत्र में, बोध गया में मंदिर बनवाने को लेकर। ये वैष्णव साम्राज्य है, ये जो गुप्ता डायनेस्टी है, ये ब्राह्मणवादी परंपरा को मानता है, बौद्ध धर्म जैन धर्म को नहीं मानता है। इसके बावजूद समुद्रगुप्त अनुमति देते हैं कि आप बोध गया के क्षेत्र में मंदिर बनवा सकते हैं। गया के क्षेत्र में बुद्ध की मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी गई, अनुमति प्रदान कर भी दी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में वो कहाँ का शासक था जिसने गया में मंदिर बनवाने के लिए एक निवेदन पत्र भेजा था? तो आंसर होगा श्रीलंका। इसी काल में 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। और स्वर्ण मुद्राएं कैसी थी? गरुड़, अश्वमेघ, धनुर्धर, व्याघ्रहांत, परशु और बीनासार, ये सारे के सारे स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो आपको मैं पहले बता चुका था कि सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई सोने के सिक्के जारी किया गया है तो वो किया गया है गुप्ता के समय में, है ना। इसी के समय में सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए, जबकि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे और सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। आगे चलते हैं, तो जाते जाते ये भी क्वेश्चन बताते जाना कि शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे। आगे बात करें अश्वमेघ पराक्रम, तो समुद्रगुप्त चूंकि अश्वमेघ यज्ञ करवाया था इसलिए इन्हें अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि भी धारण की थी। तो अब हमारा समुद्रगुप्त भी कहानी खत्म। अब बात करते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे रामगुप्त। एक्चुअल में क्या होता है कि जब रामगुप्त गद्दी पर बैठते हैं, ये 380 में ही गद्दी पर बैठते हैं और 380 में ही इन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। किनके द्वारा? इनके छोटे भाई के द्वारा। रामगुप्त जो थे जब गद्दी पर बैठते तो इसी समय शकों का आक्रमण होता है और शक जो है इनकी पत्नी ध्रुवा देवी को चाहते हैं हासिल करना। तो जब ये हार जाते हैं तो शक एग्रीमेंट करता है कि मैं तुम्हारे क्षेत्र को छोड़ दूंगा, बदले में तुम्हारी पत्नी हमें चाहिए। रामगुप्त तैयार हो जाते हैं अपनी पत्नी को देने के लिए। अब यहीं पे एक आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य। ये बात इनको पसंद नहीं आई। ये महिला का भेष धारण करके शक राजा के शिविर में जाते हैं, उनकी हत्या करते हैं और आने के बाद अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर देते हैं और अपनी भाभी जो है ध्रुवा देवी, इनसे ये विवाह कर लेते हैं। तो ये छोटी सी कहानी रामगुप्त से याद रखिएगा। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुवा देवी। शक के पराजित होने के कारण ये अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार होता है। यही छोटी सी बात इनके छोटे भाई को पसंद नहीं आती है। राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी इस घटना का जिक्र किया गया। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। और राजशेखर ये बात मेंशन किए हैं कि ऐसी घटना हुई थी और इसी के कारण यहाँ पे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये मारे जाएंगे। आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। विक्रमादित्य ये सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य थे। कुल 14 विक्रमादित्य हुए थे। 14वां विक्रमादित्य कौन थे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हेमू थे। और पहला विक्रमादित्य कौन था ना, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता। तो अभी हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। अगर कोई क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कोशिश करना आप उसका आंसर कमेंट में मेंशन करने का।
चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त और दत्त देवी का पुत्र था। कभी कभी इनकी माँ का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा, ये भी पूछा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय किनके पुत्र थे। यहाँ तक क्वेश्चन बच्चा आंसर नहीं दे पाता है। रीजन है कि वो कभी हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं होता है और जीएस को वो हल्के में ले लेता है। सामने वाले को इतना भी हल्का नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर वो अपने पे आ जाए ना तो सिलेक्शन तो छोड़ो, बहुत कुछ बदल सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखना है अपने जीवन में। इसमें सांची के अभिलेख में इसे देवराज कहा गया है और प्रवर सेन भी कहा गया है। बात करें महरौली के लौह स्तंभ में, तो महरौली में एक लोहा का स्तंभ है और उसमें राजा चंद्र के बारे में जिक्र किया गया है और कहा जाता है कि राजा चंद्र और कोई नहीं थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे और यही सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य हुए। इन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया था। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रभावती और इनका विवाह कर लेंगे बकाटक के शासक से, ये कर देंगे जिनका नाम होता है रुद्रसेन। ये क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, बकाट का, यही कर देते हैं ये विवाह। और होता क्या है कि कुछ समय के बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। अब जब रुद्रसेन मर जाते हैं तो रुद्रसेन का एक छोटा सा नाबालिग पुत्र था, उसी को लेकर प्रभावती गद्दी पर बैठती है। लेकिन वास्तविक रूप से गद्दी का संभाल कौन रहा था? चंद्रगुप्त द्वितीय। बकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक को पराजित किया और चांदी के सिक्के जारी किए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करेंगे, शक को पराजित करेंगे और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे। तो आगे चलते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिनको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा इजिली, लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में। इस विजय के बाद उन्हें शाकाहारी कहा गया और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो दो बातें याद रखना कि इन्होंने चांदी के सिक्के कब जारी किए थे और साथ ही में विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने कब धारण की थी। आगे बात करते हैं। उन्हें उदयगिरी अभिलेख के अनुसार इन्हें संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भारत में ही थे, भारत को ही जीते थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और इन्होंने उज्जैन में भी अपनी राजधानी बनाई थी। उज्जैन मध्य प्रदेश, क्षिप्रा नदी के किनारे है ना। उज्जैन का बात बार बार आ रहा है, तो ये बातें याद रखना। इनकी भी दो राजधानियां थी। कालिदास, अमर सिंह जैसे विद्वान इनके दरबार में थे। अभी हम देखेंगे इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, बगल में आपको दिख रहा होगा। ये वैष्णव धर्म को मानते थे और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो देख लो, ये वैष्णव धर्म को मानते हैं। इसके बावजूद भी समुद्रगुप्त के समय में श्रीलंका के राजा मोघवर्मन एक दूत भेजे थे बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए, वो भी बौद्ध मंदिर, और अनुमति प्रदान भी कर दी गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आते हैं और फाहियान 15 वर्षों तक रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। फाहियान 15 वर्षों तक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहे। हुएन सांग हर्षवर्धन के दरबार में आएंगे और वो भी 15 ही वर्षों तक रहेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाहियान किसके समय में भारत आए थे। आगे, कालिदास को अपना दूत बनाकर ये कुंतल नरेश के दरबार में भेजे थे। ठीक है, कि जाइए थोड़ा संवाद कीजिए साम्राज्य के विस्तार को लेकर। चंद्रगुप्त द्वितीय के रत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, जैसे अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान और नवरत्न। ये 3 बड़ा फेमस है। तो जल्दी जल्दी कमेंट में आप लोग हमें बताना कि अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान किनके किनके दरबार में रहते थे। हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, ये कवि थे और युद्ध और शांति का मंत्री थे। ये कविता लिखते थे। बारामिहिर, बरूची, धनवंतरी, छलपक, अमर सिंह, कालिदास, शंकु और बेताल भट्ट, ये सारे लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और सभी से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छे से देख लेना, अच्छे से नोटिस करते चले जाना। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं हम कुमारगुप्त के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त साम्राज्य के शासक कुमारगुप्त के शासनकाल में। ये भी 40 वर्षों तक शासन किए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इनके समय में होगा। मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त का शासन का वर्णन है। इन्होंने सबसे अधिक अभिलेख इन्हीं के समय में जारी किया गया था। इन्हें शरदकालीन सूर्य की उपाधि धारण की थी। तो उपाधि के बारे में तो स्टार्टिंग में हम बात कर लिए थे। उपाधि से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। बाल, व्याघ्र बाल प्रक्रम, महेंद्रादित्य और अश्वमेघ महेंद्र जैसी उपाधियां इन्होंने धारण की थी। एक शासक 3-3, 4-4 उपाधि धारण कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नालंदा विश्वविद्यालय, इन्हीं के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी
5वीं शताब्दी में, और 1198 यानी 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये सारी बातें याद रखना है। आगे चलते हैं, स्कंदगुप्त के बारे में बात करते हैं। स्कंदगुप्त जो थे ये गुप्त वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक हैं। जैसे मौर्य डायनेस्टी पढ़ोगे, सॉरी मुगल डायनेस्टी, तो मुगल डायनेस्टी में अंतिम शक्तिशाली शासक होता है हमारा अजातशत्रु। इसके बाद मुगल डायनेस्टी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ है, स्कंदगुप्त अंतिम शासक है शक्तिशाली, और डाउनफॉल इनका शुरू हो जाएगा। इन्हें कर्मादित्य की उपाधि धारण की थी और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। अब सुनना, इनके गिरनार के प्रशासक चक्रपाली, सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था मौर्य डायनेस्टी के समय में। कुषाण वंश के समय में उसका मरम्मत करवाया गया, और साथ ही साथ गुप्त साम्राज्य में स्कंदगुप्त भी उसका मरम्मत करवाते हैं। सुदर्शन झील गुजरात के क्षेत्र में था और सिंचाई की व्यवस्था के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, यानी सुदर्शन झील के निर्माण में 3 शासकों ने अपना योगदान दिया है। एक मौर्य डायनेस्टी जो बनवाया, दूसरा कुषाण डायनेस्टी मरम्मत करवाया, और तीसरा गुप्ता डायनेस्टी, इन्होंने भी अपना मदद किया। जैसे हमारा वो था, क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार की स्थापना करवाया था। स्थापना करते समय में कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, इल्तुतमिश पूरा करवाएगा, और फिरोज शाह तुगलक चौथी मंजिल को तोड़कर उसके जगह पर चौथी और 5वीं मंजिल बनवाएगा, है ना। तो वो हम आगे देखेंगे दिल्ली डायनेस्टी में। आगे बात हो रहा है क्या कि स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हुनों द्वारा आक्रमण की जानकारी मिलती कि इनके समय में हुन का आक्रमण हुआ था, और हुन काफी ज्यादा इनको क्षति पहुंचाए थे। स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से अयोध्या में अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ देखना, पहली राजधानी पाटलिपुत्र, दूसरी राजधानी उज्जैन, तीसरी राजधानी कहाँ, तो ये था हमारा अयोध्या। और स्कंदगुप्त यानी गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त। तो आज हमारा सफर यहीं तक था। विष्णुगुप्त अंतिम शासक है। हम कल बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में। आई होप कि वीडियो आप अच्छे से देखे होंगे। जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता जा रहा हूँ, गुप्त वंश के उस शासक का नाम बताओ जिन्हें समरसत कहा जाता है। इसका आंसर आप कमेंट में मेंशन जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।